सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, आज हम जल के अणुओं की संरचना के साथ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आगे पूरा का पूरा जो हमारा अध्ययन है पादप कार्यकी का, वो जल, उसकी संरचना, व्यवहार और गुणों से ही संबंधित है। तो इसलिए इसको शुरू में समझ लेना, प्रारंभ में समझ लेना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जल के भौतिक गुण हैं, भौतिक गुणों के मैंने बारे में आपको बताया था कि जल में विशिष्ट ऊष्मा होती है ना। विशिष्ट ऊष्मा को मैंने बताया था कि अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किंतु मैंने इसको सामान्य भाषा में आपको बताया था कि 0 यानी कि सामान्य ताप, और उससे जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जल अपने अंदर कुछ तापमान को ग्रहण करके रखता है, और यही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है ना। ये 2 प्रकार की होती है, गुप्त ऊष्मा, है ना, गुप्त ऊष्मा और वाष्पन गुप्त ऊष्मा, 2 तरीके की है ये, है ना। तो गुप्त ऊष्मा में फिर गुप्त ऊष्मा भी अगर आप बात करेंगे तो वह भी 2 प्रकार की होती है। संलग्न गुप्त ऊष्मा, ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है, संलग्न गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब जो जल है उसका ठोस रूप क्या है? उसका ठोस रूप है बर्फ़। बर्फ़ से जल बनने के लिए, है ना, 1 ग्राम बर्फ़ से जल बनने के लिए, गलाने के लिए जो ऊष्मा गलनांक बिंदु पर गलने लग जाए पर जो ठोस द्रव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है, उस ऊष्मा को संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल की संलग्न गुप्त ऊष्मा ताप 80 कैलोरी है। ये जो है मतलब जल को बर्फ़ से पानी में परिवर्तित करने के लिए जो है ये 80 कैलोरी है। दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ को क्वथनांक बिंदु, पहले हमने बात की गलनांक बिंदु की, अब हम क्वथनांक बिंदु यानी वह तापमान जिस पे कि कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, पर द्रव के गैस में परिवर्तित करने में आवश्यक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है ना। यानी कि जो लिक्विड को गैस में बदल दे। तो जो द्रव की, जो जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो 536 किलो कैलोरी है ना। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है ना, किलो कैलोरी में व्यक्त करते हैं इसको और इसके अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक भौतिक गुण ये हुआ। दूसरा जो है वो है घनत्व। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, यानी कि इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाता है ना, और इसको हम कहते हैं हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट फॉर द वाटर। ठीक है, तो अगर बर्फ़ का घनत्व जल से भारी होगा, है ना, जो बर्फ़ बनती है उसका घनत्व जल से भारी होगा तो वह नीचे के तले में बैठ जाएगी। आपने फ्रीजर में देखा होगा कि बर्फ़ नीचे बैठती जाती है और ऊपर जो पानी पड़ा रहता है धीरे धीरे वह भी जमने लगता है, लेकिन पहले जमना कहाँ से प्रारंभ होता है? नीचे से, और ऊपर जो है वो लिक्विड रहता है। तो ऐसा जो हम कई बार ऐसे जमे हुए झीलों और ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ यह संभावना रहती है कि ऊपर की बर्फ़ जो है वो कमज़ोर हो और व्यक्ति उसके अंदर गिर जाए, लेकिन नीचे की बर्फ़ जमी हुई रहती है। ऐसा होने से कभी नहीं पिघलेगी, क्योंकि जल सतह पर गर्मी होता है, तली में पानी कभी नहीं जमता यहाँ, अतः यहाँ अनेक जीव जंतुओं का आवास होता है ना। ऊपर ही ऊपर जमी हुई रहती है और नीचे की जो बर्फ़ है, और नीचे का जो पानी है वह कभी नहीं जमता। विलेयता, अब जो मैंने यही बताया था कि जो हमारा जल है वो सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। विश्व के अधिकतर पदार्थ जो हैं वो इसमें घुल जाते हैं, है ना। तो इसमें सारे खनिज पदार्थों को घोलने की, संवहन करने की क्षमता है, और तो पादपों के लिए तो ये विशेष प्रकार से माध्यम का कार्य करता है। फिर है आयनाइजेशन। अभी हम जब इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें जो जल है वो आयनिक प्रवृत्ति का, और मैंने कल आपको बताया भी था कि जल प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवों में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है, H+ और OH- में। क्यों टूट जाता है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी आयनिक है, H+ एंड OH-, बाइपोलर है। अभी अपन इसकी बात करेंगे। दूसरा अगला जो इसका भौतिक गुण है वो है सरफेस टेंशन। जल के अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है, पृष्ठ तनाव पाया जाता है ना।
जल के अणुओं का पृष्ठ तनाव अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये कम क्षेत्रफल घेरता है। पृष्ठ तनाव होने से जो कोहेशन एडेशन बना हुआ रहता है, उसकी वजह से जल के अणु आपस में संघनित रूप से चिपके रहते हैं, तो अन्य द्रवों की तुलना में जो समान वॉल्यूम है जल का, वह कम स्थान घेरता है। यह अधिशोषण तथा केशिकी क्रिया द्वारा अनेक जीवों को अपनी सतह पर आवासित भी कर सकता है ना। अधिशोषण एब्जॉर्प्शन है ना, ऐसा पानी जो कि एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए दो टर्म्स हैं, एब्जॉर्ब होना, अवशोषित होना, और अधिशोषित होना। अधिशोषित होने का मतलब है कि जो उसका हिस्सा न बने, अंदर चला तो गया लेकिन अलग पड़ा हुआ है, वह एब्जॉर्ब है। और अंदर जाके अगर उसका हिस्सा बन गया तो वह अवशोषित हो गया, है ना। ऐसा जल तो कैपिलरी एक्शन आप सब जानते हैं, फिजिक्स में आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि जब जल के अंदर एक केशिका नली को डुबोया जाता है तो जल के पात्र के अंदर, तो केशिका नली में जो जल है वो ऊपर चढ़ जाता है। उसका रीज़न है कैपिलरी एक्शन, जिसका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मानते हैं, जिसका कि उत्तरदायित्व है आपका आसंजन ससंजन बल। तो इस गुणों के कारण, इस कैपिलरिटी एंड एड्जॉर्प्शन के कारण जल जो है वो कई सारे जीवों का आवास भी है। जल में अगला गुण जो है वो प्लावकता है। आप देखते हैं किसी चीज़ को आप जब पानी में डालते हैं तो वो डूबती नहीं है, कई बार तैरने लग जाती है। कुछ चीज़ें डूबती हैं, कुछ चीज़ें नहीं डूबती हैं। अब उत्प्लावकता का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ बॉयंसी है ना, वो पास्कल की थ्योरी है, उसके अंदर आप फिज़िक्स में आपने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम और मास है ना, वेट एंड वॉल्यूम एंड मास का कॉन्सेप्ट है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और वेट कम है या मास कम है तो चीज़ तैरेगी, और इसी के आधार पर बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो पानी के अंदर चलते हैं, है ना। प्रकाश की भेदन क्षमता, ये इसका अगला गुण है। जल अवरक्त किरणें अवशोषित करता है। साफ़ पानी में प्रकाश की भेदन क्षमता अधिक होती है, परंतु गंदे पानी में यह कम हो जाती है ना। तो पानी का जो है वो मतलब बहुत सारे ऐसे भौतिक गुण हैं जो कि उसको विशिष्ट बनाते हैं और जीवन उपयोगी बनाते हैं और जीवन को संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये तो कुछ भौतिक गुण हैं जिनकी हमने पहले भी बात की और आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, है ना। अब अगर थोड़ा सा हम इसके रासायनिक गुणों के ऊपर भी चर्चा करने जाए, जो इसका रासायनिक संगठन है उसकी बात कर लें, है ना, तो जल की पादपों के मूलभूत अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो उसकी विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक संरचना से संबंधित है। जल के हाइड्रोजन परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना। ऑक्सीजन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु केवल, ये चित्र आप देखते रहिए, जो साथ में एक चित्र है ना, उसमें आप इसको देखते रहिए, है ना, परंतु केवल 6 केवल संयोजकता कक्ष में उपस्थित हैं, है ना, जो चित्र में दिखाए गए हैं। जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल का अणु बनाते हैं तब संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स का साझाकरण होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मध्य बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अतः यह बंध, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ों के द्वारा बनता है, दोनों नाभिकों द्वारा जुड़ा हुआ होता है, दोनों नाभिकों के साथ जुड़ा रहता है। सहसंयोजक बंध अत्यधिक मजबूत होता है। अतएव जल अणु अपने आप एक स्थायी संरचना होती है ना। जल जो सहसंयोजक बॉन्ड है वो स्टेबल सब मोस्ट स्टेबल माना जाता है, इसलिए स्थायी संरचना है। जल अणु में एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 0.25 नैनोमीटर होती है ना। एक छोर से दूसरे छोर की जो डिस्टेंस है वो चित्र में दिखाई गई है, आप देखिए, आपको दिखाई देगी। ये लगभग 0.25 नैनोमीटर होती है, एनएम होती है। जल अणु एक पूर्ण गोलाकार संरचना नहीं होती है। अनेक भौतिक एवं रासायनिक प्रभाव यह सिद्ध करते हैं कि जल अणु में हाइड्रोजन नाभिकों एवं ऑक्सीजन नाभिक का असममित विन्यास होता है ना। इनमें जो पोलैरिटी है एक दूसरे, इसकी जो समिति है उसको गोल नहीं होने देती, है ना। जल अणुओं में ऑक्सीजन के वे इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बनाते, वे हाइड्रोजन नाभिकों से दूसरी तरफ विन्यासित रहते हैं। हाइड्रोजन नाभिकों का ऑक्सीजन नाभिक के साथ जोड़ने वाली रेखाओं मध्य के कोण 145 डिग्री का होता है, चित्र में दिखाया गया है ना। एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दोनों के मध्य में जो एंगल है वो 104.5 डिग्री का है। जल के अणु में हाइड्रोजन नाभिकों की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा सरक जाते हैं।
अतः जल के अणु पर एक ध्रुवीय लक्षण का विद्युत बल क्षेत्र उपस्थित होता है। इसकी वजह से पोलैरिटी हो जाती है और एक स्टैटिक फील्ड बन जाता है ना, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बन जाता है, पोलर करेक्टर आ जाता है। जल के अणु में ऑक्सीजन वाला छोर हाइड्रोजन छोर की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। मैंने कहा ना कि ध्रुवित हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसीलिए जल अणु को द्विध्रुवीय या कहा जाता है, बाइपोलर या डाइपोलर भी कहते हैं। दो पोल बन गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जल के द्विध्रुवीय लक्षण के कारण इसका धनात्मक छोर ऋणात्मक आवेश द्वारा एवं ऋणात्मक छोर धनात्मक आवेश द्वारा आकर्षित होता है। अतः विलयन का कोई भी आयन जल अणु द्वारा आवरित हो जाता है ना। अब जल बाइपोलर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आयनाइज्ड होगी उसमें जल का जो नेगेटिव फील्ड है वो उसके पॉजिटिव को आकर्षित करेगा और उसका जो नेगेटिव फील्ड है उसको जल का पॉजिटिव फील्ड आकर्षित करेगा, है ना। तो वो जल उसको चारों तरफ से घेर लेगा। जब भी कोई इसमें विलायक आएगा, जल के विशेष अणु विशेष प्रकार के बंधों का निर्माण करता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। जल में कोई चीज़ जब विलय होती है तो उसमें आयोनाइजेशन के साथ साथ एक बॉन्डिंग और होती है अलग से, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल के अणु हाइड्रोजन नाभिकों का दो अन्य परमाणुओं द्वारा खिंचाव हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जल के अणु के हाइड्रोजन नाभिकों का दो अन्य परमाणुओं द्वारा खिंचाव, है ना। आप ये अल्कोहल रिएक्शंस में और बहुत सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर प्राय एक जल के अणु की उत्पत्ति होती है, लेकिन वही जल का अणु फिर वापस से बॉन्डिंग में भाग लेता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध के निर्माण हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं। अनेक हाइड्रोजन बंधों की क्षमता सहसंयोजक बंधों की तुलना में 20वां भाग होती है, कमज़ोर बॉन्ड होता है। जल की द्रव एवं ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बंध द्वारा एक जल अणु दूसरे जल अणु द्वारा जुड़ा रहता है। गैस अवस्था में जल अणु एक दूसरे से पृथक रहते हैं, है ना। सब में अलग अलग प्रकार का है। द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध द्वारा जल अणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। सहसंयोजक बंध जो होता है वो सॉलिड अवस्था में है और गैसियस अवस्था में जो जल के अणु हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी स्ट्रक्चर की, वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, तो वो इसको बड़ा स्पेसिफिक बनाती हैं। और उसमें जो आप अगर देखेंगे तो बाइपोलैरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा गुण है और इसका डिसोसिएट होने की जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये हाइड्रोजन बंध बनाने में बहुत सारे विलयों के साथ, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे कंपाउंड के साथ ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होता है। तो अब हम जो दोनों हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़े हैं, अब हम इनका जो क्रियात्मकता है कि ये कैसे काम आते हैं ये अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।